जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा शो जिंदगी बने आसान में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हार्ट डिसीज़। जो हार्ट डिसीज़ है वो एक्चुअली में स्टार्ट कब होती है। तो उसके लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं विश्व प्रख्यात हृदय रोग एवं मेटाबॉलिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर, हमने ये सब जाना हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट के बारे में, लेकिन जो बेसिकली हार्ट डिजीज़ है कोई भी तरीके की, तो वो एक्चुअली में शुरू कब होती है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? देखिए, जो हम सुनते हैं ना आज एंजाइना और हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो गया है जी। इसकी शुरुआत एक्चुअली इसकी जो मैकेनिज्म है ना, इसके नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ कहें या तो इसकी शुरुआत जो है, इसके 4 प्रोसेस हैं, मतलब 4 स्टेजेस कह सकते हैं। पहली फेज़ है वो साइकिक फेज़ है, अर्थात हार्ट डिजीज़ हमेशा पहले मन में शुरू होती है। दूसरी फेज़ है साइकोसोमेटिक फेज़ है, मतलब साइकी का असर, मतलब मन का असर बॉडी पे पड़ने लगता है, राइट। और फिर तीसरी स्टेज है सोमेटिक फेज़ है, फिर बॉडी पे मन पे असर ख़त्म हो जाता है, बॉडी पे दिखाई देने लगता है जी, सिर्फ बॉडी पे रह जाता है। और लास्ट में है ऑर्गेनिक फेज़। चौथी जो लास्ट स्टेज है वो ऑर्गेनिक फेज़। ऑर्गेनिक फेज़ में ना आपको अचानक से पता लगता है, अचानक हार्ट अटैक आता है, तकलीफ़ होती है, छाती में दर्द होने लगता है, तब आप एंजियोग्राफी करते हो तो पता लगता है कि आपकी आर्टरीज ब्लॉक है। अधिकतर लोग डॉक्टर के पास कब आते हैं, ऑर्गेनिक फेज़ में आते हैं जी। जब उनकी लाइफ ठीक चल रही होती है, नॉर्मल चल रही होती है। साइकिक फेज़ का उनको मन का फेज़ का पता नहीं लगता, उसको नॉर्मल समझते हैं, स्ट्रेस को, जो भी बातें मन की बातें। साइकोसोमेटिक को भी नॉर्मल समझते हैं, सोमेटिक फेज़ में भी इग्नोर करते हैं। और लास्ट स्टेज में जब होते हैं ना, जब हार्ट अटैक आ जाता है या छाती में अचानक दर्द होता है, सांस फूलने लगता है, घबराहट होने लगती है, चलना फिरना मुश्किल लगने लगता है, तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। टीएमटी टेस्ट कराते हैं, इको कराते हैं, एंजियोग्राफी कराते हैं, ब्लॉकेज निकलता है, देन दैट डिजीज़ इज डायग्नोज ओनली प्योरली एज ए ब्लॉक, जी, राइट। और डॉक्टर क्या करते हैं, उसकी ब्लॉक है, तुम्हारा ब्लॉक है, तुम्हारे इसलिए तकलीफ हो रही है, उसकी एंजियोप्लास्टी का स्टेंट लगा देते हैं, या मल्टीपल ब्लॉक्स होते थे बाईपास कर देते हैं। तो ये जो ब्लॉकेज है ये क्यों होते हैं? हाँ, वही मैं आपसे शेयर करता हूँ। मतलब अल्टीमेटली जो रियल कॉज है ना, उसका नहीं पता लगता ना। इसीलिए क्या होता है, हम एक बार एंजियोप्लास्टी में स्टेंट लगा दिया, बाईपास कर दिया, फिर दोबारा से ब्लॉक पैदा हो जाते हैं। स्टेंट के आगे ब्लॉक आ जाता है, बाईपास जहाँ ग्राफ्ट किया उसके आगे ब्लॉक आ जाता है, जी, राइट। तो फिर ब्लॉक तो हमारा बाईपास भी फेल हो गया, स्टेंट भी फेल हो गया, फिर बाईपास दोबारा कराओ या तो फिर स्टेंटिंग दोबारा करवाओ। इसलिए लोग कई बार 5-5, 6-6 स्टेंट भी लग जाते हैं, एक के बाद एक, हर साल, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, फिर स्टेंट लगते रहते हैं। कई लोग 10, 12, 15 स्टेंट भी लग जाते हैं। बाईपास भी लोग 2-2 बाईपास करा लेते हैं, स्टेंट भी लगते रहते हैं, बाईपास भी होते रहते हैं, रीडू बाईपास सर्जरी होती रहती है, राइट। आजकल इतने बढ़िया स्टेंट्स लगे हैं, उसके बाद भी हम लोग वो स्टेंट वापस बंद हो रहे हैं। स्टेंट बंद नहीं हो रहा, स्टेंट के आगे ब्लॉक आ रहा है, नया ब्लॉक आ रहा है, या उसके बिल्कुल पीछे ब्लॉक आ रहा है। तो बेसिक तो ब्लड फ्लो बंद होना ना, राइट। तो ब्लड फ्लो बंद क्यों होता है? तो पहली फेज़ सबसे इम्पोर्टेंट साइकिक फेज़, वो हमारे बचपन से शुरू हो जाती है। 5 साल की उम्र से समझो, 4 में जब से हम होश संभालते हैं, समझने लगता है एक बच्चा, तो तब से हमारे अंदर शुरू होती है जी। साइकिक फेज़। क्या होती है उसमें, क्या होता है, हमारा जो है ना, जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस वो तेज हो जाता है। जैसे टाइप ए बिहेवियर कहते हैं, प्रेशर ऑफ टाइम, प्रेशर ऑफ वर्क, प्रेशर ऑफ परफेक्शन, जी, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ, जैसे यूजुअली जब पेरेंट्स जो होते हैं, अगर जो पिता है वो ऐसे बिहेवियर का होता है, तो बच्चे की जो फेज़ होती है 4 से 11 साल की उम्र तक की, उसे कहते हैं ओरल फेज़ ऑफ लाइफ, पैसिव फेज़ ऑफ लाइफ। जिस चीज़ से बच्चा इम्प्रेस होता है, इम्प्रेस माना जो इसमें रिजल्ट निकलता है, जी, बच्चा उसको पैसिवली एक्वायर कर लेता है। 11 साल के बाद क्या होता है, हम लोग उसको खुद एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, जी, तब रिजल्ट निकलता है तो हम इसको एक्वायर करते हैं। ये तो 4 से 11 साल की उम्र में अपनी समझ नहीं होती है, जो चीज़ रिजल्ट देती है, रिवार्ड मिलता है, इससे उसको पैसिवली हम अपने बड़ों से या साथ वालों से भी एक्वायर कर लेते हैं। जैसे एक फादर है, उसके पिताजी, जैसे एक फादर बहुत गुस्सा करते हैं थोड़ी थोड़ी बात में,
और गुस्सा करने सारे काम हो जाते हैं। घर में बच्चे थे और भी भाई बहन थे, काम नहीं हो रहा था, पिताजी आए घर में तो उसने गुस्सा किया, सब ने काम करना शुरू कर दिया, है ना। कई बार माँ जैसे बहुत सेंसिटिव है, इमोशनल रोने से, माँ के रोने से भी काम हो गया, तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई काम ना हो लग बने तो रोना शुरू कर दो, इस फीलिंग में आ जाओ जी। या कई बातें होती है अपने मन की बातें शेयर ना करना। तो ये सारी जो प्रोसेस है, ये जो टाइप ए बिहेवियर, एंजाइटी, चिंता, एंगर, गुस्सा, आइसोलेशन, अपने आप को अकेले समझना, अपने मन की बातें शेयर ना कर पाना, हॉस्टाइल बिहेवियर, हॉस्टाइल मीन्स दूसरों को माफ़ ना कर पाना, रिवेंजफुल बिहेवियर, सिनिकल बिहेवियर, दूसरों में अवगुण देखना, ये सब जो बातें ना, ये जो सब बातें हैं हमारे अंदर जो पैदा हो जाती हैं ना, तो ये जो चीज़ें नेगेटिव बिहेवियर जो हमारे अंदर पैदा होता है, तो इससे डिप्रेशन हो जाना, उदास हो जाना, सेंसिटिव और इमोशनल बिहेवियर, है ना जी। ये सब के सब क्या करती हैं अल्टीमेटली व्हेन दे आर देयर इनसाइड, तो क्या होता है कि हमारे जो इसमें जब इससे हमारा ब्रेन की थॉट स्पीड बढ़ती है, जी। विचारते चलेंगे ना, एंजाइटी में क्या होगा, थॉट्स पढ़ेंगे। थॉट स्पीड बढ़ेंगे। नॉर्मल थॉट्स होते हैं भाई 13 से 18 बार हो जाएगा एक सेकेंड में, पर ज़्यादा पढ़ेंगे तो 25 हो जाए, 20 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। एंजाइटी होगी तो और चिंता हो जाएगी तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। चिड़चिड़ापन आएगा, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे हिसाब से काम नहीं हो रहा, उसे इरिटेशन कह देते हैं, सप्रेस्ड एंगर, रिजेंटमेंट कह देते हैं, और तो स्पीड बढ़ी, फिर और गुस्सा किया तो और जोर से गुस्सा किया तो 35 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, और एक लिमिट के बाद वो देन यू विल लूज इनसाइट में ना, समझ नहीं आएंगे मैं क्या करूं, बस सामने वाले को मार दिया। मर्डर कैसे होते हैं, घर में भी मर्डर कैसे हो जाती है, अचानक झगड़ा होते होते बात वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ आपको पता नहीं लगता, यू जस्ट गो इन रेस, है ना जी। और एक इम्पल्स में आके आप सामने वाले को बहुत हर्ट कर देते हैं, फिर सोचता सारी उम्र आपको जेल में रहना पड़े, होता नहीं होता। होता है। आप किसी भी अपराधियों की जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी हिस्ट्री जाके पूछो, दे आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, बट सडनली दे लूज टेम्पर एंड देन दे गो डेवलप दैट। तो जब भी हम ऐसे ये जो एक के बाद ये चीज़ें बनती है ना, तो इससे हमारा जो थॉट प्रोसेस की थॉट स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है, और थॉट तो हमारा जो हमारे ब्रेन में जो हमारी नर्व्स है ना, हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, 100 अरब न्यूरॉन्स हैं, और नर्व जो होती है आपस में कभी भी साथ जुड़ी नहीं होती। एक के बीच में जैसे नर्व है ना, ये नर्व है, इसके बीच में एंडिंग है ना, इसके बीच में गैप है एक, हाँ जी। वो उसमें यहाँ से यहाँ मैसेज, इस नर्व से इस नर्व मैसेज आएगा थ्रू केमिकल्स, उसको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ओके। मेरे मान लीजिए कनेक्ट यहाँ से आ रही है और यहाँ से इसको आगे जाना है, तो इसमें बीच में एक केमिकल निकलेगा, उसको एस्टाइलकोलिन कहते हैं, और एस्टाइलकोलिन निकलेगा तो वो निकलेगा यहाँ पर, और वो मैसेज लेके इसमें जाएगा। इट इज़ अ केमिकल ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर जो है ना, वो केमिकल्स बाकायदा फिजिकल केमिकल्स होते हैं, वो मैसेज लेके फिर यहाँ जाएंगे इस दूसरे नर्व में, फिर यहाँ से नर्व आगे अगली नर्व में जब मैसेज ट्रांसमिट होगा वहाँ पे फिर ऐसे होगा। तो जो ओवर थिंकिंग होती है, मतलब क्या ब्रेन फंक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो फिर ब्रेन फंक्शन ज़्यादा होने से क्या होता है, हमारी जो एस्टाइलकोलिन लेवल डेफिनेटली ज़्यादा निकल तो ब्लड में भी ज़्यादा जाएगा, एस्टाइलकोलिन लेवल बढ़ जाता है जी। राइट, एस्टाइलकोलिन लेवल बढ़ता है, तो एस्टाइलकोलिन लेवल बढ़ता है तो फिर क्या होता है, जब हमारे सपोज थॉट स्पीड और बढ़ी जा रही तो हमारे अंदर क्या होता है, हमारी थॉट स्पीड बढ़ने से हम क्या होता है, एक तो हाइपर एक्टिव हो जाता है ब्रेन हमारा, है ना, और हमारे जो हाथ पैर में जैसे एक तरह ट्रेमर्स फील होने लगते हैं, प्लस साथ साथ जब एक इनसिक्योरिटी फील होती है तो हमारा जो एड्रेनल ग्लैंड होती है किडनीज के ऊपर, दो एड्रेनल ग्लैंड्स हैं, तो वहाँ से स्ट्रेस हार्मोन निकलने शुरू हो जाते हैं, ओके। एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, कॉर्टिसोल निकलने शुरू हो जाते हैं, तो उससे हमारी कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने शुरू, एड्रेनलिन लेवल बढ़ने शुरू होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स कैटेकोलामिन्स कहते हैं उनको बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो चीज़ ये फर्स्ट फेज़ में होने लगती है। पहले हमारी साइकिक फेज़ में पहले हमारा मन हाइपर एक्टिव होता है, ब्रेन हाइपर एक्टिव होता है, बिकॉज ऑफ नेगेटिव मेंटल टेंडेंसी जो बताई, टाइप ए बिहेवियर, एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन, सेंसिटिव इमोशनल बिहेवियर, सिनिकल बिहेवियर, हॉस्टाइल बिहेवियर, आइसोलेशन, है ना। तो ये जो आपने फर्स्ट फेज बताया है, इसकी वजह से आर्टरीज ये हमारी मतलब जो बचपन से होने लगता है हमारे अंदर, ब्लॉक होने लगती है। नहीं ब्लॉक नहीं होना, यहाँ ब्लॉक नहीं होती है। Okay. यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा लीवर है ना, लीवर जो है 85% ऑफ कोलेस्ट्रॉल, गुड और बैड, हाँ जी। इज सिंथेसाइज इन द लिवर। जब हम शांत होते हैं, संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, तो हमारा लीवर अच्छा कोलेस्ट्रॉल बना रहा होता है, HDL ज़्यादा बना रहा होता है, ओके। राइट।
और साथ में क्लॉट बस्टर्स भी बना रहा होता है। खून जमने वाले पदार्थ उनको क्लॉट को खोलने वाली केमिकल्स बना रहा होता है। और जब हम जल्दी, चिंता, गुस्सा में हैं, उदासी में हैं, तो हमारा लीवर LDL ज़्यादा बना रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमारी आर्टरीज में जमने की टेंडेंसी इसकी ज़्यादा होती है। ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बनाता है। तो इस साइकिक फेज में फिजिकल बॉडी में चेंज नहीं आ रहा है, मन का असर हमारी लीवर पे पड़ रहा है, क्योंकि हम सेंसिटिव, इमोशनल हो, गुस्सा कर रहे हैं, तो हमारा लीवर बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बना रहा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बना रहा है, जी। गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बना रहा है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम बना रहा है। और क्लॉटिंग फैक्टर्स, खून जमने वाले पदार्थ बना रहा है। हमारी प्लेटलेट चिपकने लगती है। प्लेटलेट्स जो होते हैं खून में, वो हमारे बोन मैरो, हड्डियों के अंदर बनती हैं। वो जो है नॉर्मली क्या होता है, वो आपस में अलग अलग रहती हैं नॉर्मली, जब हम शांत रहते हैं, खुश रहते हैं। तो जैसे ही हमारे अंदर इनसिक्योरिटी आती है, तो प्लेटलेट एड्रेसिवनेस बढ़ जाती है, प्लेटलेट चिपकने लगते हैं। चिपकने से क्लॉट बनेगा ना, और क्लॉटिंग फैक्टर भी ज़्यादा बन रहे हैं, तो खून हमारा गाढ़ा होने लगता है। ओके। दूसरा, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। बैड कोलेस्ट्रॉल टू गुड कोलेस्ट्रॉल रेशो बढ़ने लगता है, राइट। तो हमारी मतलब प्रोसेस शुरू होता है साइकिक फेज में। इसमें क्या होता है, आदमी के असर हमेशा एक तो इरिटेबल हो जाता है, और जब भी टेलीफोन घंटी बजे उसको लगता है कुछ इम्पेंडिंग डिजास्टर, मतलब कुछ थोड़ा सा लगता है कुछ अचानक कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, मतलब कुछ जैसे उसको अंदर से इतनी इनसिक्योरिटी फील होती है, टेलीफोन घंटी बजते शायद मेरे को कुछ गलत खबर आएगी। तो एक तरह से इंसोम्निया, नींद आनी कम हो जाती है, थॉट स्पीड ज़्यादा बढ़ जाती है। आज जो लोगों में हो रहा है, नींद की बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, नींद नहीं आती है लोगों को रात में, क्योंकि कारण यही है ना, बिकॉज दे आर टू मच थिंकिंग। एंजाइटी भी है, एंगर भी है, डिप्रेशन भी है, सेंसिटिव भी है, इमोशनल भी है, किसी को माफ़ भी नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों में ये भी खराब, ये भी खराब, ये भी खराब। तो नींद ना आने का कारण सिर्फ यही होता है? ये विचार की स्पीड फास्ट हो जाना, इसके अलावा कोई और रीजन नहीं? दे आर नॉट एबल टू पुट अ फुल स्टॉप टू द पास्ट। जो बीत गया अभी तो उसको फुल स्टॉप लगा पा रहे। उसी से हमारे ब्रेन की थिंकिंग ज़्यादा हो रही है, उसी से हमारे अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है, एनजाइटी, ये डर पैदा हो रहा है, और उससे हमारे जो कैटेकोलमिन्स लेवल बढ़ रहे हैं, एड्रेनलिन रश कहते हैं ना, एड्रेनलिन रश जी, वो बढ़ रहा है। तो हमारा जो है, हम अंदर से इरिटेबल होने लगते हैं, हमारी नींद कम हो जाती है, और वी ऑलवेज थिंक ऑफ सम इम्पेंडिंग डिजास्टर। तो हमेशा एक इनसिक्योरिटी से हमेशा डर बना रहता है, जैसे आज के लोगों में ना डर बना रहता है। तो ये साइकिक फेज है, पहली फेज है, राइट। और जब इस फेज, यही फेज कुछ दिन रह जाए, एक दिन हुआ चलो कोई बात नहीं, 2 घंटे के लिए हो गया, कोई बात, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बॉडी कैन करेक्ट इटसेल्फ। बट यही फेज कुछ दिन रह जाए, कुछ हफ्ते रह जाए, यही फेज चलती रहे कुछ दिन, कुछ महीने चलती रहे, तो क्या होगा? अब साइकी का असर हमारे मन पर आने लगता है, बॉडी पर आने लगता है जी। इसलिए उसको कहा साइकोसोमेटिक फेज। साइकोसोमेटिक माना साइकी का असर, जो हमारी जल्दी चिंता, गुस्सा करने की आदत पड़ गई थी, अपने मन की बातें शेयर करने की आदत, अपने मन की बातें ना शेयर करने की आदत पड़ गई थी। पहले शेयर करते थे जी। कोई बात होती तो बच्चा अपनी माँ को सारी बातें बताता था। हाँ जी। अब कुछ समय से उसने देखा मेरी माँ तो सुनती ही नहीं है, बल्कि और ही मेरे को डांटती है। पिताजी को बोलता, पिताजी भी डांटते हैं, भाई को बताता हूँ वो भी मुझे डांटता है, हाँ जी, वो बताना ही बंद कर देता है। वेरी राइट। आइसोलेशन से तो ये कहाँ से ट्रेनिंग मिली उसको? तो माँ बाप ने कहा नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे घर में ऐसा नहीं होता है। बच्चा अपने मन की बात गली में देखा, उसने कहीं कुछ देखा तो शेयर कर रहा है, वो शेयर कर, उसके शेयर करने की आदत खत्म हो जाएगी, तो वो शेयर करना बंद कर देगा, है ना। आज सबसे बड़ा तो ये कारण है हार्ट की बीमारी का, कहते ना अगर दिल खोल लिया होता यारों से तो ना खोलना पड़ता औजारों से। जी। पहले मन की हर बात माँ बाप सुन लेते थे, चलो माँ बाप ने दादा दादी सुन लेते थे, है ना, हाँ जी। अपनी बात हम कह लेते थे, कोई उसको प्यार से सुनते थे। आज को सुनने को तैयार नहीं है लोग। किसी के पास, भले हमारे पास हम चाहे अनमैरिड हों चाहे मैरिड हों, जी। सो कॉल्ड फ्रेंड्स हों हमारे बहुत सारे, पर फ्रेंड भी फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं। दे नेवर सॉर्ट ऑफ, उनके अपने प्रॉब्लम्स अपनी इतने होते प्रॉब्लम्स हैं। भरी रहती हैं, सबकी हाँ जी। डिज़ायर्स अपनी होती हैं, उनके वो सुनाने की इच्छा सबकी होती है, पर सुनने वाला कोई नहीं होता है, जी। राइट। तो साइकोसोमेटिक फेज का मतलब ये है कि अब जो है ये लगातार कुछ हफ्ते चलती है प्रॉब्लम, महीने चलती है, तो अब हमारे क्या होते हैं हार्मोन्स, वही अब एसिटाइलकोलिन लेवल, अभी ब्रेन सोच तो अभी भी जा रहा है, किंतु अभी ज़्यादा क्या हो गया, कैटाकोलमिन्स बढ़ गए बिकॉज ऑफ दैट कंटिन्यूस स्ट्रेस। कंटिन्यूस कुछ हफ्ते हुए ना, लगातार इनसिक्योरिटी आई जा रही है, डर लगे जा रहा है, इम्पेंडिंग डिजास्टर हो गया, इरिटेबल हो गया, नींद आनी बंद हो गई, नींद आनी बहुत कम हो गई,
पहले 6 घंटे बड़ी शांति सो जाते थे, आँख खुलती, बड़ी सुबह होकर फ्रेश उठ के उठते थे। अब नींद की बजाय सपने ज़्यादा आने शुरू हुए हैं, वो भी टेरर ड्रीम्स, फियरफुल ड्रीम्स। तो सपने ज़्यादा आना गलत होता है? हाँ, मतलब सपने की एक लिमिट होती है ना। मतलब नॉर्मली क्या होता है, हमारी 2 तरह की स्लीप होती है, एक REM स्लीप, एक NREM स्लीप। NREM स्लीप जितना आप शांत होते हैं, आपकी NREM स्लीप हमें रिलैक्सेशन देती है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, मतलब वो एकदम आंखें बंद होती हैं, आप रिलैक्स होते हो। REM में रैपिड आई मूवमेंट होती है, उसमें सपने देख रहे होते हैं, हमारी आई बॉल्स रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है ना, तो देख भी सकते हैं सोते व्यक्ति को भी। रैपिड आई मूवमेंट होती है, तो वो स्लीप जो है सपने वाली होती है। अब सपने कैसे अच्छी क्वालिटी वाले सपने आ रहे हैं, माना शांति, प्यार, खुशी की, आप कहीं गार्डन में घूम रहे हैं या फरिश्ता बन के उड़ रहे हैं ना, मतलब ऐसे सपने बहुत आते हैं, बच्चों को स्पेशली बहुत आते हैं जी। बड़ों को भी आते हैं, पर वो सपने बहुत रिलैक्सेशन वाले होते हैं, उनको बोलते हैं लो फ्रीक्वेंसी ड्रीम्स। अच्छे सपने वो शांति, प्यार, खुशी के, आनंद के सपने होते हैं। और जो टेरर ड्रीम्स हैं, फियरफुल ड्रीम्स हैं, वाइसेस के ड्रीम्स हैं, काम विकार के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, चिंता भय के, ईर्ष्या द्वेष वाले भी थॉट सपने आते हैं, जी। है ना। कोई मर गया, कहीं आग लग गई, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई कुएं में कूद गया, मतलब व्हाटएवर। तो इस तरह के सपने आते हैं, डरावने सपने। जब आप ये सपने देखेंगे तो क्या होगा, और ज़्यादा एड्रेनलिन निकलेगी, राइट, स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा निकलेंगे, तो आप सुबह सुबह क्या होंगे, थके थके उठेंगे, हाँ जी, राइट, यू विल नॉट बी फ्रेश, राइट। तो आज कई लोग होते हैं ना, सुबह सुबह उठते हैं और ही थके हुए हैं, उठ के फिर सो जाते हैं, वापस सो जाते हैं। उठ गए 6 बजे उठ गए, और 6 बजे उठने के बाद भी पड़े रहते हैं बिस्तर में, जी। बिकॉज दे आर नॉट फीलिंग फ्रेश, राइट। तो इस साइकोसोमेटिक फेज में क्या होता है, अब इसका लगातार प्रेशर, कैटाकोलिन लेवल बढ़ने लगते हैं, एसिटाइलकोलिन लेवल से भी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। और जब ये बढ़ने लगते हैं तो क्या होता है हमारा, अब पहली बार मेरी शुगर नॉर्मल रहती थी हमेशा, फास्टिंग शुगर मेरी 70 आती थी, 80 आती थी, खाने के बाद भी 100 आती थी। मेरा HbA1c 3 महीने का शुगर कंट्रोल 5 रहता था। और अब मैं पहली बार शुगर टेस्ट कराया, मैं लगा था बहुत, आई वॉज फीलिंग वीक, टायर्ड, मुझे थकावट लग रही थी, आई वॉज फीलिंग लैक ऑफ एनर्जी, थके थके, कुछ काम करने को दिल नहीं कर रहा, फोकस नहीं हो पा रहा कोई काम में। तो डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर साहब आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग लॉट ऑफ वीकनेस, ऐसे लगता है बाथरूम में बार बार जाना पड़ रहा है, खा भी खूब रहा हूँ, भूख भी ज़्यादा लग रही है, पर थकावट लग रही है, आई एम नॉट फीलिंग गुड। जो एनर्जी थी पहले 1-2 महीने पहले मेरे अंदर, वो एनर्जी अब नहीं है। तो डॉक्टर कहता ठीक है शुगर चेक कराओ। जो शुगर मेरी 70-80 निकल रही थी खाली पेट, अब मैं 300 निकलाती सीधी। अच्छा, तो ये एकदम से सडन चेंज कैसे? ये कैसे हुआ, इसको बोलते साइकोसोमेटिक है ना। अब मेरे मन के विचारों का असर कहाँ पड़ा, मेरी बॉडी पे। अब बॉडी पर पड़ने लगा। जो शुगर नहीं थी मुझे, अब पहली बार शुगर मैनिफेस्ट हो गई। 300 शुगर, खाली पेट शुगर 300 आ गई। क्यों आई? बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एड्रेनलिन लेवल बढ़ा, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा, स्ट्रेस से निकले ना, तो ये हमारी शुगर को बढ़ा देते हैं। ये हमारे लीवर में जो ग्लूकोज जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में, मसल्स के रूप में भी थोड़ा जमा होता है, वहाँ से उसको मेटाबोलाइज करते हैं, वहाँ से उसको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ग्लूकोज फिर लेवल ज़्यादा, ब्लड लेवल ज़्यादा हो जाता है, और उसको निकालने के लिए फिर हमारी पेनक्रियाज इंसुलिन निकालती है। पर स्ट्रेस ख़त्म ही नहीं होती है, बिकॉज ऑफ नेचर, जो एक्वायर्ड नेचर बन गई है। मान लो यही बन गया, आपकी टाइप ए फीवर हो गया, मेरे को हर चीज़ एक्यूरेट चाहिए, परफेक्ट चाहिए, एकदम टाइडी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। पर टाइडी कभी रहता है घर क्या, कोई भी आके डिस्टर्ब कर देता है जी। आप कितना मर्जी साफ करो फिर गंदी चीज़ें हो जाती हैं। गंदा हो जाता है। नहीं होता है, हो जाता है। बंद कमरा भी गंदा हो जाता है ना, जी। जाल लग जाते हैं। तो मतलब यू डोंट फील, आपको परफेक्शन चाहिए ना, तो कभी वो तो चीज़ पॉसिबल ही नहीं। परफेक्शन तो, परफेक्ट वर्ड में परफेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं। तो क्या होगा फिर, आपके अंदर वही स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, है ना। तो स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो फिर आपकी ये कॉर्टिसोल शुगर बढ़ती है। ऐसे ही लगातार, मैं पहले हार्ट रेट मेरी 70 रहती थी, 65 रहती थी पर मिनट। अब मैंने देखा मेरे दिल में धक धक हो रही है, धड़धड़ होती है, थोड़ा सा चलता हूँ, पैल्पिटेशन होने लगती है, पहले कभी नहीं होती थी। जी। अब सो कंफर्टेबल, अब लेटता हूँ दिल में धड़धड़ होने फील होता है, यहाँ नस में गर्दन, दिमाग की नसों में फील होता है कुछ चल रहा है। तो इसे मैंने अब इसे देखा, अपना पल्स ऑक्सीमीटर या हार्ट रेट चेक किया, तो मेरा हार्ट रेट 110 आ गया। पहले 70 था, अभी 110 आ गया। तो इट इज़ चेंज हो गया ना बॉडी में। जो मेरा यूजुअल 70 था 1 महीने पहले, अब
आज मैं देख रहा हूँ 110 आ रहा है। तो मेन बात क्या है कि हमने बताया ना, शुरुआत कोई हार्ट अटैक मुझे 35 में आया, 40 में, 50 में, 60 में आया, तो डिजीज़ है स्टार्टेड फ्रॉम द एज ऑफ 5 ईयर्स। मेरा जो बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बना, ट्राइग्लिसराइड क्यों बढ़े, गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ा, कम क्यों हो गया, जी ये सारा का सारा शुरुआत कहाँ से हुआ, हमारे मन से शुरू हुआ। इसलिए पहले हर आदमी की हिस्ट्री मन बचपन से, इसलिए हम हिस्ट्री लेते हैं, क्या सा था, क्या था आपका मन बचपन में, क्या था आपकी साइकोलॉजिकल इमोशन हर्ट्स क्या थी, बचपन कैसा बीता, फिर कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, और फिर साइकोसोमेटिक फेस, आपका कभी शुगर बीच में बढ़ा था क्या? हाँ, मेरे को 22 साल का था, मेरे को शुगर मेरी बढ़ गई थी, हार्ट अटैक 120 रहने लगी थी, लोग बताते हैं मेरा बीपी हाई रहने लगा था, फिर डॉक्टर ने ऐसा कहा तुम ऐसे करो ऐसे करो, फिर मैंने ऐसा किया, बट द प्रोसेस दैट स्टार्टेड, राइट। तो साइकिक फेज और साइकोसोमेटिक फेज। जी, तो जैसे आपने जो 2 फेजेस भी बताए वो बहुत अच्छे थे कि अभी से हम लोग अगर इसको जान लेंगे तो अभी से हम इसको ठीक भी कर सकते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगी, तो जो ये जो 2 फेजेस आपने बताए, तो इसको क्या हम रिवर्स कर सकते हैं? यस, दे टोटली रिवर्सिबल। अगर मैंने कहा ना, अगर हम शुरुआत हुई फर्स्ट फेज में समझ जाएं और वहीं पे माँ बाप समझा दें कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसे ये गलत बिहेवियर ऐसा नहीं करना चाहिए, या इसको दिमाग में मत लो, छोड़ दो, जी सोच गलत नहीं सोचो, या सेकंड फेज पे पहुंच गया, पता लगा शुगर बढ़ गई, आपका हार्ट रेट बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, तो यहाँ भी आप बदल जाओ, मन को ठीक कर लो, स्लो डाउन कर लो, मेडिटेशन कर लो, जी लाइफस्टाइल ठीक कर लो, तो आप ठीक हो जाएंगे। मतलब आप डायबिटीज़ अभी आप शुरू नहीं हुई, एक्चुअली इट इज़ अ सिम्टम, ये पहला वार्निंग आई है आपके अंदर, बीपी बढ़ा नहीं है रियल में, इट्स अ वार्निंग की रिएक्शन है, हार्ट रेट बढ़ी नहीं है, वो रिएक्शन है। तो ये जो ठीक करने का रिवर्सिबल आपने जो तरीका बताया, ये मेडिटेशन और मेडिसिन दोनों से मेडिटेशन, बेसिकली मेडिटेशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दवाई की स्टेज में कोई आवश्यकता नहीं। ओके तो आज जो आपने जो 2 फेसेस समझाए, हार्ट डिजीज़ कैसे शुरू होता है, जिसमें से 4 आपने बताए थे, 4 में से आज हम 2 पे बात कर पाए, अगले एपिसोड में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के एपिसोड के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि जो हार्ट डिसीज़ है उसमें 4 फेजेस होते हैं कोई भी हार्ट डिसीज़ के शुरू होने वक्त। तो जब हमें पता चल गया है कि जो 2 फेजेस हैं उसका जड़ जो है वो हमें पता चल गया, तो हम उसको अभी से ठीक कर सकते हैं। अपने घर में हम छोटे बच्चों को अभी से मेडिटेशन सिखा सकते हैं और अपने लाइफस्टाइल अच्छा मॉडिफाई कर सकते हैं। मेडिटेशन करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और हम फिर जितनी भी जो बीमारी है, हार्ट डिसीज़ अगर हमारी शुरू भी हो रही है तो हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा शो ज़िंदगी बने आसान में। ओम शांति।